फिर उसके दिल के हज़ारों टुकड़े ज़मीन पर उसके सामने गिरे पड़े हैं और वो चाहकर भी उन्हें समेट नहीं पा रही। दिली-दिली में वो ख़्वाहिश कर रही थी, काश ये सब कुछ एक सपना हो। जब उसकी आँख खुले तो सब कुछ वैसा हो जैसा उसने आखिरी बार देखा था। मुलाकात जिसमें उसने एकांश को पहली बार अपने नज़दीक महसूस किया था। बस वो बैठी हुई थी और उस पूरे कमरे में देख रही थी। अचानक से वो खड़ी हुई और उसकी नज़र उसकी और की फ़ोटो पे पड़ी, जो बहुत बड़ी फ्रेम में बेड की दीवार पे लगी थी। जिस फ़ोटो में एकांश बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। उसके साथ श्रुति स्माइल कर रही थी। उसको एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगा कहीं सच में एकांश की गुस्से की वजह वो खुद तो नहीं, कहीं सच में तो उसकी वजह से एकांश की लाइफ में ये खड़ी हुई। तो उसने देखा कि बेड की दीवार पर एकांश और श्रुति की एक बहुत बड़ी फ़ोटो लगी है, जिस पे एकांश बहुत खुश नज़र आ रहा है और श्रुति भी उसके साथ है। उन दोनों को देखकर उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई, और अचानक से वो मुस्कुराहट चली गई। उसे एकांश की वो सारी बातें याद आईं जो एकांश अभी उसे थोड़ी देर पहले बोल कर गया था। तो वो सांस लेना ही भूल चुकी हो। अचानक से उसने अपनी आंखें बंद करी और उसने अपना हाथ अपने दिल पे रखा। उसने अपनी आंखें खोली। जैसे उसने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। पर उसे एक चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो खुश हो या रोए। खुश इस बात पे कि जिससे वो प्यार करती थी आज वो उसका पति था, और दुख इस बात पे एक मजबूरी थी और बदला लेने का एक ज़रिया, और बदला भी उस चीज़ का जो गलती उसने की नहीं थी। यही सारी बातें बस वो खड़ी खड़ी उस फ़ोटो को देखते हुए सोच रही थी। से घर से बाहर आया और उसने अपनी कार की चाबी उठाई और अपनी कार खोली और कार के अंदर बैठकर उसने कार स्टार्ट करी और श्रुति के घर की साइड चला गया। और श्रुति के घर की साइड जाकर उसने श्रुति के घर का दरवाज़ा खोला और श्रुति के रूम में आके श्रुति के बेड पर बैठकर श्रुति की फ़ोटो देखते देखते बस वही चीज़ें सोच रहा था जो अभी 3 दिन पहले उसके साथ हुई थी। जिस सुकून के लिए वो इतने टाइम से तरस रहा था, वो श्रुति के करीब रहने से आ रहा था, जो उसे श्रुति के घर में फ़ील हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करी और श्रुति के बेड पर लेट गया। श्रुति और अपने सारे खूबसूरत मोमेंट याद कर रहा था जो श्रुति के साथ उसने बिताए थे। झटके में अपनी आंखें खोली और उठ के बैठा। फ़ोन उठाया जो बेड की साइड में पड़ा था। उसने अपना फ़ोन उठाकर किसी को मैसेज किया। जैसे उसने मैसेज किया, उसके 5 मिनट बाद उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। कॉल पे कुछ बातें करी, उसके बाद उसने अपना फ़ोन रख दिया। 2-3 घंटे श्रुति के घर में बिताने के बाद सुबह के करीबन 7 बजे वो अपने घर गया। वो जा रहा था अपने रूम के साइड और उसकी नज़र उसकी सौतेली माँ पे पड़ी। नहीं जा रही थी, उससे पहले उसने अपना हाथ दिखाकर उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया और गुस्से में अपने रूम में चला गया। आया और रूम में आते ही उसने झटके से अपने रूम का दरवाज़ा खोला, और झटके में उसने रूम का दरवाज़ा खोला तो उसकी नज़र आरोही पे पड़ी, जो ज़मीन पे बेड के सहारे से बैठी हुई थी, हाथों में दबा रखा था। अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो वो झटके से खड़ी हो गई और उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। उसे इग्नोर करता हुआ अपने वॉशरूम में गया और मिनट बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया और उसने सिर्फ एक टॉवल लपेट रखी थी, और टॉवल में उसकी परफेक्ट फिट बॉडी, बैक्स और एब्स, ओ माय गॉड, हॉट लग रहा था। होने की वजह से वो जो पानी उसकी बॉडी से धीरे धीरे करके टॉवल में कहीं छुपता जा रहा था, जिससे वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। कोई लड़की हो तो अपनी नज़रें उसे झाँकर भी हटा ना पाए, पलकें भी नहीं झपका पा रही थी। उसके लिए तो वो मंजर इतना सेकंड के लिए आरोही तो जैसे अपनी पलकें झपकाने ही भूल चुकी हो। आरोही कम से 10-15 मिनट तक बेशर्मों की तरह ताकती रही। देखकर एक सेकंड के लिए वो सब कुछ भूल चुकी थी कि अपने दूसरे टॉवल से अपने बाल पोंछने के बाद टॉवल को बेड पर फेंका और अपने लिए कुछ कपड़े निकाले और बेड पर साइड में रख के उसे पहनने जा रहा था कि अचानक से उसकी नज़र आरोही पे पड़ी। आरोही को एक आईब्रो उठाकर देखा तो से घबरा गई और वो पीछे मुड़ गई और उसने अपनी आंखों पे हाथ रख दिया और उसके चेहरे पे एक नॉटी सी स्माइल आ गई। उसे अचानक से अपनी इस हरकत से उसे बहुत शर्म सी आ गई कि वो क्या कर रही थी, वो इतनी बेशर्म कैसे बन गई। शर्मिंदगी में अपने होठों को अपने दांतों के नीचे दाबा, हाथों को रखी वहाँ पे पीछे बैक साइड होकर खड़ी रही। जब एकांशी ने अपने कपड़े पहन लिए तो वो शीशे के सामने खुद के बालों को सेट करने लगा। हाथों में एक महंगी वॉच पहनी कर उसने अपने जूते की लेस बांधी। कलर का कोट पैंट पहना था, अंदर वाइट कलर की शर्ट। एकांश ने अपने कपड़े पहन लिए तो वो एकांश की तरफ मुड़ी और उसकी नज़र एकांश पे पड़ी। एकांश बहुत ही हैंडसम लग रहा था। एक सेकंड के लिए आरोही तो उसको देखती रही।
एकांश अपने बालों को कॉम्ब करते हुए उसकी नज़र आरोही पर पड़ी तो उसने अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखा और को बोला, मुझे देखना हो गया हो। मुझे देखने के लिए अब तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी है, देखती रहना। बेहतर यही होगा जाकर फ्रेश हो जाओ। 10 मिनट के अंदर अंदर नीचे आ जाना। अगर 10 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर नीचे हुआ आगे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसकी बात सुनी और अपनी नज़रें नीचे झुकाई और अपना सूटकेस ढूंढकर जो उसके कमरे में ही रखा था उसने सूटकेस उठाया और बेड पे रखा। उसमें से एक पीले कलर की साड़ी निकाली और वॉशरूम में चली गई और वहाँ से फ्रेश होकर आई में और खुले बाल जो अभी पानी में कोई मेकअप ना होने के बावजूद वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो छम छम की आवाज़ कर रही थी और हाथों में वो चूड़ियाँ का एक अलग ही लुक था जो उसे शादीशुदा होने की गवाही दे रहा था। ये बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही थी। एकांश की नज़र आरोही पे पड़ी। 1 सेकंड के लिए तो वो भी उसे देखता रह गया क्योंकि जिस रूप में वो एक दिन श्रुति को देखना चाह रहा था आज उस रूप में आरोही उसके सामने खड़ी थी। 1 सेकंड के लिए वो सब कुछ भूलकर सिर्फ उसे देखता रह गया। अपनी आंखें बंद करी और अपना फ़ोन उठाया और रूम से बाहर निकल गया। वो बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था और साथ में उसके डैड भी बैठे थे और उसकी स्टेप मॉम भी। बाद आरोही सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रही थी और वो डाइनिंग टेबल के पास आकर एकांश की साइड में आकर खड़ी हो गई। एकांश ने अपनी एक फ़ाइल उनके सामने रखी जो अभी उसका मैनेजर उसे थोड़ी देर पहले देकर गया था। उसने वो फ़ाइल अपने डैड के सामने रखी और उन्हें देखते हुए बोला, दिनों के लिए किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो कुछ दिनों के लिए आपको ये काम संभालना पड़ेगा। मेरी गैर हाजिरी में मेरे ऑफिस में कोई गड़बड़ नहीं होगी। स्पेशली आई होप कि ये वार्निंग किसको दे रहा हूँ समझ आ गया होगा। मैं अपनी मॉम को देखते हुए बोली थी। मेरी गैर हाजिरी में कोई ऐसी वैसी हरकत हुई तो कांश की मॉम ने उसकी तरफ देखा और अपना एक हाथ डाइनिंग टेबल पे मारते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी, तुम समझते क्या हो? 24 घंटे धमकियाँ देने के अलावा तुम्हें कुछ और आता है? साफ साफ क्यों नहीं कहते अपनी वाइफ के साथ हनीमून पे जा रहे हो? ये आंखें जैसे एकदम से बड़ी हो गई हों और वह हैरानी से कांश के चेहरे की तरफ देखने लगी कि 24 घंटे मेरे दिमाग में यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि मैं कैसे क्या करूं और तुम्हें बर्बाद कर दूं, कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसा अच्छा सोच सकती हूँ, बट नहीं, तुम्हारी नज़र में सौतेली माँ की इमेज यही बनी हुई है कि मैं तुम्हारे बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकती। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ऐसा ही सही, समझा दीजिए अपने बेटे को, इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना बुरी वो मुझे समझता है। खैर, हो गया मेरा ब्रेकफास्ट, कर लीजिए आप लोग। ये कहने के बाद उसकी मॉम वहाँ से चली गई। उसने अपने डैड को देखा और अपने डैड को देखकर बोला, अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर जाने के लिए मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है और तुम 5 मिनट में वेट कर रहा हूँ, अपना बैग लेके नीचे आओ। बोला। आरोही तो 1 सेकंड के लिए जैसे कुछ सोच ही नहीं पाई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या बोले और क्या नहीं। हनीमून, रात में उसने वो जो बातें बोली और अचानक से हनीमून, ये बातें सुन के तो उसकी जैसे रोम रोम में आग लग गई हो। उसे सोचने समझने की शक्ति जैसे वो खो सी गई हो। ये बस यही सोच रही थी कि वो क्या करने वाला है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। और एकांश के चेहरे से उसके दिमाग और उसके दिल में क्या चल रहा था पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। एकांश का गुस्सा देखा और हाँ में सिर हिलाकर अपने रूम में चली गई। देखा और बोला, आई डोंट नो कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैं तुम्हारा बाप हूँ बट ऐसा लगता है कि तुम मेरे बाप हो। तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है और क्या नहीं, और क्या करते हो क्या नहीं, ये मुझे कभी पता ही नहीं चलता। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारे बारे में गलत सोचती है? कुछ लोग तुम्हारे बारे में भला भी सोचते हैं और उन कुछ लोगों में तुम्हारी माँ और मैं भी आते हैं। की बातें सुनी और एक स्माइल करके उनकी तरफ देख कर बोला, या श्योर, मेरी भलाई में मेरी माँ मेरे साथ आती हैं, बट वो औरत जो इस दुनिया में नहीं रही, ये औरत मेरी माँ नहीं है, समझ आया? और रही बात आपकी, आप मेरी भलाई कब सोचते हैं और कब नहीं, इस चीज़ का मुझे कोई आइडिया नहीं और मैं सच बताऊँ तो मैं जानना भी नहीं चाहता। मेरी भलाई के लिए मेरी वाइफ है मेरे साथ, तो कृपया करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए। वाइफ को कह दीजिए मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दे, वरना आगे। वो डाइनिंग टेबल से उठ गया और अपनी कार में जाकर बैठ गया। और आरोही भी कार में आकर बैठ गई। उसने अपना सामान पीछे वाली बैक सीट पे रख दिया। तो देखा और ना कुछ बोला, उसने कार एकदम स्पीड में बढ़ा दिया और वो एयरपोर्ट में आके बैठ गए। उसने कोई बात नहीं की, पर आरोही के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी।